हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम रूटीनली यूज़ तो करते रहते हैं पर हम उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग किसी एटम के साइज़ को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जनरली ये स्टेटमेंट लिखते हैं दैट साइज ऑफ एन एटम is of the order of 10 raised to power minus 10 मीटर। हम ये स्टेटमेंट देते हैं। या अगर हम ये बात कहते हैं साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -15 मीटर। ये हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को जब लिखते हैं, जैसे एटम के साइज़ को मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ तो उसके लिए इस तरह का सिंबल लिखा जाता है, साइज ऑफ एन एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -10 मीटर। साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -15 मीटर। अब यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब हमें पता है कि जितने भी हमारे एटम्स हैं, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन सबका साइज सेम नहीं होता, सबका साइज होता है डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करें तो हाइड्रोजन का साइज जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट माना जाता है, इसका मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके एटम का साइज सबसे कम होगा। अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 235, तो उसका मास नंबर है 235 और उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो अलग अलग एटम का साइज़ अलग अलग होता है। फिर हम लोग जनरली ये स्टेटमेंट कैसे लिख देते हैं, भाई एक एटम का साइज़ जो है वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। 10 रेज़ टू पावर माइनस, जैसे न्यूक्लियस का साइज 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होंगे उसका साइज छोटा होना चाहिए, जिसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एटम्स का साइज और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो फिर हम लोग ये बात कैसे कह देते हैं कि ये साइज के लिए हम लोग एक सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस स्टेटमेंट के बारे में या इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इस वर्डिंग में है ये मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को उसके नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑर्डर ऑफ दैट क्वांटिटी। जनरली किसी भी क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है वो उस क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम उसको नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमने ये कहा कि साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि एटम का साइज 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर एग्जैक्टली होता है। इसका मतलब ये है कि एटम का साइज इस रेंज में है, इसके नियर अबाउट होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो ऑर्डर ऑफ ए क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि उसकी नियरेस्ट या उसके नियर अबाउट वैल्यू को या उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफिशियली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी एक क्वांटिटी को के मैग्नीट्यूड को हम उसकी नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी दैट इज सेड टू बी द order of that quantity. So when magnitude of a quantity is represented in terms of nearest power of 10, what we obtain is known as
ऑर्डर ऑफ दैट क्वांटिटी, तो वो उस क्वांटिटी का ऑर्डर कहलाता है। अब जब भी हमें क्वांटिटी के ऑर्डर की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ दैट क्वांटिटी फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमें जो मेथड यूज करना है वो मेथड अडॉप्टेड में क्या है, जो भी क्वांटिटी अपने को दे रखी है उसके मैग्नीट्यूड को सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसमें डेसिमल पॉइंट जो हो वो फर्स्ट डिजिट के बाद आए। ठीक है, मतलब हमने एक तरह से अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो एक नंबर को, एक वैल्यू के, मतलब किसी भी क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको हम नंबर से डिनोट करते हैं। तो उसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे इंटीग्रल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। तो हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में जो हमारा, क्योंकि फ्रैक्शनल इंटीग्रल नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, पर अगर हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें डेसिमल भी पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी करनी है ताकि उसमें जो डेसिमल पॉइंट हो वो फर्स्ट डिजिट के बाद आए, जो कि हमारी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू है, एंड लेट दैट डिस्टेंस इज हैव द वैल्यू इक्वल टू 450 मीटर। तो ये मान लो हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो 450 का मतलब जब इस तरह की वैल्यू होती है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता 450.0 इंटू 10⁻⁴, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें 4.50 इंटू 10⁻², वैल्यू सेम है। अब इसमें हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर और ये कहलाता है उसका एक्सपोनेंट पार्ट। तो दो पार्ट मिलके इस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, और ये कहलाता है उसका एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, दिस इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। अगर ये नंबर 5 से लेसर हो तो उस कंडीशन में हमने इसको 1 कंसीडर करके चलना है, ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसके ऑर्डर की, अब इक्वल टू की साइन हटा के हमने लगा देना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ या इक्विवेलेंट का साइन। तो यहाँ पर वैल्यू हम इसकी लगेंगे, लिखेंगे 1 इंटू 10⁻²। अगर ये 5 या उससे ग्रेटर हो तब हम इसको कंसीडर करेंगे 10। तो 1 इंटू 10⁻², तो इसकी वैल्यू आ गई 10⁻² मीटर। मतलब अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए जाएं A एंड B, अगर हम इनके बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करें तो A और B के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा 450 मीटर। पर अगर इसके ऑर्डर की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² मीटर। अगर ऑर्डर की बात करें, अगर यही वैल्यू होती 550 मीटर तो हम इसको लिखते 5.5 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये 5 से ग्रेटर आ गया तो हम इसका ऑर्डर मानेंगे 10, इंटू में 10⁻², देन इट्स वैल्यू हैव द ऑर्डर ऑफ द ऑफ 10⁻³ मीटर। मीन्स किसी भी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 बाय यूजिंग दिस मेथड की हेल्प से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर जैसे एटम के साइज की बात करते हैं। अब हमें पता है कि एटम का एग्जैक्ट साइज तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज तक ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे हम एटम के साइज की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकें। हम उसकी नियरेस्ट वैल्यू ही बताते हैं। मान लो एक एटम के साइज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इट्स ऑर्डर विल बी ऑफ द ऑफ 10⁻⁻⁻
-10 मीटर। तो इस बात का मतलब ये होता है। तो जब भी ये बात आए, जब हमें किसी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो तो हम उसकी नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं। और जब भी इस तरह की स्टेटमेंट मिले दैट दिस बॉडी या दिस क्वांटिटी हैव द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस वन, तो उसमें ऑफ द ऑर्डर ऑफ का मतलब ये है कि ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करती है। इस रेंज में होगी 10⁻⁻15 मीटर के आसपास कुछ होगा। एग्जैक्टली वो अपने को बाद में देखना पड़ेगा। ये सिर्फ उसके रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब अगर हम एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की टर्म में इस मेथड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसमें जो 10 की पावर आएगी, मतलब 10 का जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसमें जो पावर होगी वो पावर रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर ऑफ magnitude of that quantity. So whenever the magnitude of a quantity is represented in terms of the nearest power of 10, then the power of 10, then in that value the power of 10 represents the order of magnitude of that quantity. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, 452 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 450 मीटर, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया 4.50 इंटू 10⁻² मीटर। ऑर्डर की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻² मीटर का ऑर्डर आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें 10 की ये जो पावर आएगी 2, दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। सिमिलरली, जैसे एटम के साइज की बात की, तो एटम का जो साइज है दैट हैव द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, जिसमें उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा -10। सिमिलरली, एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज है दैट हैव द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, और उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा दैट इज -15। तो ये होगा मीनिंग ऑर्डर ऑफ ए क्वांटिटी और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या था? ऐसी क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज सबसे बेसिक्स हो और उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, एक दूसरे से हम उनको ऑब्टेन्ड ना कर सकें, और उनकी हेल्प से बाकी सभी क्वांटिटीज को हम ऑब्टेन कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। दोज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अब हमें ये पता है कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली फिजिक्स में हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसीडर करके चलते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी हमारी। और मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंदर 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई हैं, मास, लेंथ और टाइम। अब क्वांटिटी का मतलब क्या था? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें। मेजर करने का मतलब क्या था? भी किसी एक क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, मतलब एक तरह की ये कंपैरिजन प्रोसेस थी। तो अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्पेशली हम लोग क्या है, फंडामेंटल मैकेनिक्स की फंडामेंटल, क्योंकि हम यहाँ पर +1 में मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स हमारा मेजर पार्ट रहेगा +1 की फिजिक्स के सिलेबस में। तो इसलिए हम लोग मैकेनिक्स की जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट जनरल मेथड्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें से लेंथ का यूज करेंगे कि लेंथ एक तरह का क्या होता है? डिस्टेंस। बेसिकली लेंथ का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास ये एक रोड है, इस रोड की हमें लेंथ निकालनी है AB। तो अगर मैं कहता हूं मुझे इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ लेनी है, ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है उसके दोनों ज्योमेट्रिकल एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा
दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ दैट क्वांटिटी। अगर हमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी दी जाए, फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड की अगर मेरे को लेंथ निकालनी है, मान लो मैं इस डायरेक्शन में लेंथ लेना चाहता हूं, तो इस जिस डायरेक्शन में मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं उस डायरेक्शन में उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज सेड टू बी इट्स लेंथ अलोंग द दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसके इन दो एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेता हूं तो ये इन दो एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है या बेसिक टर्म तो है लेंथ, पर एक डायरेक्शन की लेंथ को आप लेंथ वर्ड ही दे देते हैं, दूसरी डायरेक्शन की लेंथ को आप ब्रेड्थ वर्ड यूज कर देते हैं, तीसरी डायरेक्शन की लेंथ को आप हाइट या डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं नेम। पर एक्चुअल में लेंथ है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन बॉडी अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेड्थ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो डेप्थ हो, इनमें से कोई भी अगर हम क्वांटिटी कंसीडर करते हैं तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करती हैं। एक तरह की लेंथ जो होगी वो एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो हम लोग यहां पर डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस या लेंथ के लिए स्टडी करेंगे डिफरेंट मेथड्स को। सो नाउ द मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ। अब डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए या लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा? ऐसे मेथड जिस मेथड की हेल्प से हमें जो भी क्वांटिटी हम मेजर करें, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो जो हमारी लेंथ है उसको बात कर रहे हैं, तो जो लेंथ या डिस्टेंस की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेजरिंग डिवाइस से हमें उसकी वैल्यू डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होती है। मतलब हमने जिस चीज़ को मेजर करना है हम उसी की रीडिंग लेंगे फ्रॉम आवर मेजरिंग डिवाइस। तो ऐसे मेथड को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है इस एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो मीटर स्केल का यूज करते हैं। तो मीटर स्केल के ऊपर क्या होगा? मीटर स्केल के ऊपर कुछ लाइनें लगी होती हैं, इसमें लिखा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर लेंथ है तो अप टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लेंथ की जो स्केल अपन है, एक तरह की एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है, उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, उन निशानों के बीच की दूरी अपन ने मान रखी है अपनी तरफ से 1 मीटर, जो मैं यूनिट की डेफिनेशन में बता चुका हूं। तो 1 मीटर स्केल का यूज करेंगे, उस मीटर स्केल को हम इसके बराबर रखेंगे, 1, 2, 2.5। तो हमने कह दिया इसकी लेंथ जो आ गई वो 2.5 मीटर आ रही है, या इसकी लेंथ टोटल मान लो 1 मीटर ही आ रही है। तो हम यहाँ पर डिवाइस कौन सा यूज करें? ये मेजरिंग डिवाइस। और इस मेजरिंग डिवाइस से जो वैल्यू अपने को ऑब्टेन्ड हो रही है वो लेंथ की ही आ रही है, इस डिस्टेंस की ही वैल्यू आ रही है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह का डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मान लो मैं इस रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, इस रिस्ट वॉच से मेरे को टाइम की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो रही है, तो मैं अगर टाइम ही मेजर करना चाहता हूँ, रिस्ट वॉच नाम का डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो इससे मुझे टाइम ही मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं जिस भी डिवाइस से, उससे जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हो रही है वो उस क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करे तो वो डायरेक्ट मेथड को कहलाता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या हो गया? मेथड्स विच प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड डायरेक्टली, not indirectly, that is said to be direct method. For example, measurement of the length या distance using a meter scale. मीटर स्केल की हेल्प से हमें जो डिस्टेंसेस ऑब्टेन्ड होंगे वो डायरेक्ट मेथड के अंदर कंसीडर होते हैं, और इसकी हेल्प से हम कम से कम कितना डिस्टेंस, जो सबसे छोटी डिवीजन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना भी मीटर की बात, अगर मैं स्मॉलर स्केल पे आऊँ कम से कम इसमें कितना डिस्टेंस मेजर हो सकता है? 10⁻³ मीटर तक का, मतलब 1 मिलीमीटर तक के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अगर
इससे भी स्मॉलर पे जाना है तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज सेड टू बी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग 1 मिलीमीटर से भी लेसर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग 10⁻⁻⁴ मीटर तक के स्मॉलर डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली। अगर इससे भी स्मॉलर जाना है तो उसके लिए हमारे पास है एक और डिवाइस, दैट इज सेड टू बी स्क्रू गोज, जिससे हम लोग 10⁻⁵ मीटर तक के डिस्टेंस को एग्जैक्टली स्मॉलर स्केल में एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक डिवाइस की हेल्प से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। तो किसी भी डिवाइस के लीस्ट काउंट का मतलब एक डिवाइस की हेल्प से जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, दैट इज सेड टू बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मीटर स्केल की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से लेसर हुआ तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अंदाज़ा नहीं लगाना। मेज़रमेंट के दौरान एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल लैब्स में करेंगे, तो वहाँ पर कभी भी रीडिंग का अंदाज़ा नहीं लगाना। मान लो हमें कोई 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच का हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस मेज़र करें यूजिंग दिस स्केल। ये मान लो हमारी मीटर स्केल है, तो 0 अपन ने एंड पॉइंट ए पे रख दी। अब बी पॉइंट के सामने जो भी डिवीजन आएगी, जो भी डिजिट आएगी, उससे अपने को वैल्यू पता चलती है मेजरमेंट के दौरान। मान लो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है 101 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 100 और 101 सेंटीमीटर के बीच में हमारा एंड पॉइंट बी है। तो आप ये नहीं कहोगे कि ये लगभग आधे से आगे है, तो लगभग 100.6 मान लो, नहीं, अंदाजा नहीं लगाना। जो कंप्लीट है एग्जैक्टली हम जिसमें श्योरिटी रखते हैं, हमने सिर्फ वही वैल्यू बतानी है। अगर 100 कंप्लीट है और 101 कंप्लीट नहीं आ रहा, उससे थोड़ा सा भी कम मैच आए, तो हम इसकी वैल्यू बताएंगे इस डिवाइस की हेल्प से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं कि बीच में लगभग हाफ सी में है तो 100.5 ले लो, नो, ऐसा नहीं करना। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 100.75 ले लो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे हम लोग रिस्ट वॉच पे देते हैं या हमारे टाइम देखते हैं, तो कई बार क्या होता है, सेकंड वाली जो नीडल होती है, उस सेकंड वाली नीडल में क्या है, मान लो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 है, ठीक है। बीच में ये 5-5 डिवीज़न और बना रखे हैं और हमारी सेकंड वाली नीडल जो है वो यहाँ पर आ गई फॉर एग्जांपल। तो आप ये नहीं कहोगे कि ये 3 और 4 के बीच में आ रही है तो 3.5 सेकंड हो गए, नो, 3 सेकंड कंप्लीट है तो हम 3 सेकंड टाइम बताएंगे, 4 भी नहीं कहेंगे, 4 गलत होगा। जितना कंप्लीट हो रहा है हम सिर्फ उसी की वैल्यू एग्जैक्टली नोन है हमें, वही वैल्यू हम रीडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो सबसे कम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एक डिवाइस की हेल्प से हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, एग्जैक्टली का मतलब पता लग गया, तो एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी का, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। इससे स्मॉलर मेजर नहीं कर सकता। स्मॉलर करना है तो वर्नियर कैलिपर, जिसका लीस्ट काउंट 10⁻⁴ मीटर की रेंज में होता है जनरली। स्क्रू गोज 10⁻⁵ मीटर। तो इस स्मॉलर स्केल पे जाना है, इससे लार्जर हो तो मीटर स्केल के लिए या किलोमीटर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो होंगे इन डिवाइसेस की हेल्प से जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, all of them will provide the value of the distance directly. That's why these are known as the direct method. पर कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें हमने मेजर कुछ और करना है पर नोट रीडिंग हम कुछ और करेंगे, और फिर फॉर्मूले कैलकुलेशंस का यूज करके हम अपनी एग्जैक्ट क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन मेथड्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हमें एक क्वांटिटी, या यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड है जिसमें डिस्टेंस की वैल्यू हमें डायरेक्टली ऑब्टेन्ड ना होके इनडायरेक्टली मिलेगी। मतलब मेजरमेंट हम कुछ और करेंगे,
उसका फॉर्मूले में यूज करके फिर हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू होती है स्पीड इनटू में टाइम। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर हमें एक बॉडी का 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो उसकी स्पीड मेजर कर लो, कितना टाइम लिया गया है वो टाइम मेजर कर लो, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। मैं मान लो यहां से एक बॉडी को मूव करवाता हूं विद ए गिवन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से मूव करवाता हूं, और वो बी पॉइंट तक पहुंचने में मान लो टाइम ले रहा है हाफ एन आवर, आधा घंटा लग रहा है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम है हाफ एन आवर, तो इसमें पुटअप करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। तो यहां से ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो हमने मेजर जो किया वो मेजर किया अपन ने टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड की वैल्यू है हाफ एन आवर और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेजर हमने टाइम किया, उसका यूज हमने फॉर्मूले में किया और वहां से हमें डिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली मिल रही है। तो इस तरह के जो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंसेस, दोज आर नोन एज द indirect method. So next we will discuss about some of these indirect methods for measurement of the distances, and that will be in our next lecture.